वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पक्सीनिया, जिसका हम रस्ट कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्मट को स्टडी किया था, ऑस्ट्रेलागो को। तो आज हम रस्ट को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पाए कहाँ जाते हैं। तो ये एक लार्ज जीनस है। इसके अंदर बहुत सारी ऑब्लिगेटरी पैरासाइटिक स्पीशीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। ऑब्लिगेटरी यानी कि जो होस्ट के अंदर ग्रो करती हैं, होस्ट के अंदर पाई जाती हैं, इंट्रासेलुलर होती हैं। तो बहुत सारी पैरासाइट की स्पीशीज़ इस लार्ज जीनस के अंदर पाई जाती हैं। पक्सीनिया ग्रेमिनिस जो है, इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ईच फॉर्म का स्पेसिफिक होस्ट होता है, यानी हर जो टाइप होती है पक्सीनिया की या रस्ट की, उसका एक स्पेसिफिक होस्ट होता है। ये हर होस्ट को या हर प्लांट को अटैक नहीं करते। ये पैरासाइट्स हैं वीट प्लांट के, कॉर्न प्लांट के, बार्ले के, राई के। तो इन प्लांट्स को ये ज़्यादा अटैक करते हैं। पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्राइटिकाई ये पैरासाइट है वीट का, और ये अपना लाइफ साइकिल जो है वो दो डिफरेंट होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। पहला होस्ट इसका होता है वीट प्लांट और दूसरा होस्ट इसका होता है बार्ले। ये हिट्रोसियस रस्ट है, यानी कि ये दो डिफरेंट होस्ट के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ये वीट के स्टेम को इन्फेक्ट करता है और उसको ब्लैक कर देता है। लाइफ साइकिल इसका अब स्टार्ट करते हैं। पक्सीनिया जो है ये 5 स्टेजेस में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है स्पोर्स के नेचर के बेसिस पे, यानी इसमें 5 तरह के डिफरेंट स्पोर्स यहाँ पर डिवेल्प होते हैं। पहली स्टेज है यूरिडीनियल स्टेज, जिसमें यूरिडोस्पोर्स डिवेल्प होते हैं। नेक्स्ट है टीलियल स्टेज, जिसमें टीलियोटोस्पोर्स डिवेल्प होते हैं। उसके बाद है बेसिडियल स्टेज, जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स डिवेल्प होते हैं। फोर्थ स्टेज है पिक्नियल स्टेज, इसमें पिक्निडियोस्पोर्स डिवेल्प होते हैं। लास्ट स्टेज है फिफ्थ एशियल स्टेज, इसके अंदर एसिडियोस्पोर्स डिवेल्प होते हैं। पहली 3 स्टेजेस जो है ये वीट प्लांट के अंदर कंप्लीट करता है, और नेक्स्ट जो 2 स्टेजेस होती हैं ये बार्ले प्लांट के अंदर कंप्लीट करता है। 1 बाय 1 इन स्टेजेस को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो पहली स्टेज है यूरिडीनियल स्टेज। इस पैरासाइट का जो इन्फेक्शन है ये मार्च में स्टार्ट होता है, और ये वीट प्लांट के स्टेम के ऊपर जो है वो रेडिश ब्राउन पोस्ट्यूल्स या फिर सोराई जो है वो डिवेल्प करता है, यानी उभार जो है ये वीट के स्टेम के ऊपर डिवेल्प करता है। इन सोराई को हम यूरिडोसोराई कहते हैं। यूरिडोसोराई के अंदर बहुत सारे यूरिडोस्पोर्स पाए जाते हैं। ये ग्लोबोस शेप के होते हैं, यानी कि राउंड होते हैं और थिक वाल्ड होते हैं। इनके ऊपर बहुत ही थिक वाल पाई जाती है। इसके अलावा इनका एक लंबा सा स्टाक होता है, यानी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। हर यूरिडोस्पोर्स के अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं और एक जर्म पोर होता है इसकी वाल के ऊपर। यूरिडोस्पोर्स जो है वो इस तरह अपने स्टाक से अलग हो जाता है। हवा जो है इन यूरिडोस्पोर्स को हेल्दी प्लांट्स की तरफ जो है वो ले जाती है, यानी हवा की मदद से ये स्प्रेड हो जाते हैं हेल्दी प्लांट पर। यूरिडोस्पोर्स जो है न्यू वीट प्लांट के ऊपर जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं और एक या बहुत सारी जर्म ट्यूब्स जो हैं वो डिवेल्प करते हैं। जर्म ट्यूब जो है वो होस्ट लीफ होता है, यानी होस्ट प्लांट का जो लीफ होगा उसके स्टोमेटा की टिप्स से अंदर की तरफ पहुंच जाते हैं। टिप जो है वो स्वेल कर जाती है और उसके ऊपर जो है वेजिकल बन जाते हैं। उस वेजिकल को हम कहते हैं एप्रीसोरियम, यानी जो होस्ट प्लांट की लीफ का स्टोमेटा की टिप होगी, स्टोमेटा की टिप के ऊपर जैसे ये पहुंचेगा तो उस टिप को स्वेल कर देगा, उसको जो है ना मोटा कर देगा। तो उस स्टेज को हम एप्रीसोरियम कहते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई जो होते हैं इस एप्रीसोरियम के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं जर्म ट्यूब से। एक सेप्टा यानी क्रॉसवाल जो है इस एप्रीसोरियम को इस जर्म ट्यूब से अलग कर देती है। ये ट्यूब जो है वेजिकल्स बनाती है स्टोमेटल चैम्बर के ऊपर, यानी स्टोमेटा की टिप का चैम्बर जो है ये वेजिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये वेजिकल जो है वो फर्दर जब ग्रो करता है तो बहुत सारी सेपरेट हाइफी डिवेल्प करता है और डिफरेंट डायरेक्शन में लीफ में फैल जाती हैं। हाइफी के हर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई जो है वो पाए जाते हैं। अब ये हाइफी जो है पूरी तरह हर डायरेक्शन में ग्रो हो जाता है तो ये होस्टोरिया डिवेल्प करता है। होस्टोरिया मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि होस्ट टिश्यू से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए ये पैरासाइट इस्तेमाल करता है। ये हाइफी जो है वो फर्दर न्यू क्रॉप ऑफ डाइकैरियोटिक यूरिडोस्पोर, यानी एक नई फसल यूरिडोस्पोर्स की ये प्लांट के लीफ में डिवेल्प करता है।
اب اس کے بعد ایپیڈرمس جو ہے لیف کی وہ پھٹ جاتی ہے اور پوسٹیولز جو ہیں وہ پھر سے بن جاتے ہیں جیسے کہ پہلے بنے تھے. ہوا جو ہے وہ یوریڈوسپورس کو پھر سے دوبارہ پلانٹس کے اوپر جو ہیلدی پلانٹس ہوں گے وہاں تک ٹرانسفر کر دیتی ہے. اسی طرح بہت سارے یوریڈوسپورس جو ہیں وہ فردر پلانٹس کے اوپر ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں اور انفیکشن جو ہے وہ ایک پلانٹ سے بہت سارے پلانٹس پہ سپریڈ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے لیف کا اسٹرکچر. ہوسٹ سیل یعنی کہ لیف کے سیلز ہیں. اب جیسے ہی انفیکشن جو ہے وہ لیف کے اندر سٹومیٹا کی طرف سے آئے گا تو سٹومیٹا کی جو ٹپ ہوگی وہ سویل کر جائے گی. سویل کرنے کے بعد ایپیڈرمس جو ہے وہ رپچر ہو جائے گی اور یہ سپورز بن کے جو ہے وہ لیف سے باہر نکل جائیں گے. یعنی اب یہ یوریڈوسپورز جو ہیں وہ بن گئے ہیں اور یہ اب لیف سے باہر نکل جائیں گے. اور اس طرح یہ بہت سارے جو ہیں وہ لیف میں سے بن جاتے ہیں یوریڈوسپورز. نیکسٹ اسٹیج ہے ٹیلیل اسٹیج. ٹیلیل اسٹیج میں ٹیلیڈوسپورز بنتے ہیں. ٹیلیڈوسپورز جو ہیں وہ جب گروئنگ سیزن اینڈ ہو جاتا ہے یعنی اپریل اور مئی کے مہینے میں تب ٹیلیڈوسپورز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوتے ہیں. بہت سارے ہائفی جو ہیں وہ ٹیلیڈوسورائی ڈیویلپ کرتے ہیں. یہ سورائی بعد میں ٹیلیڈوسپورز بناتے ہیں. ٹیلیڈوسپورز کا جو کلر ہوتا ہے وہ ڈارک ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور رسٹی ہوتا ہے یعنی کہ براؤن برک لائک ہوتا ہے. اینٹ کے جیسا جو ہے وہ ان کا کلر ہوتا ہے. یہ اسپورز جو ہیں وہ شیپ میں اوول ہوتے ہیں یعنی بیزوی ہوتے ہیں, انڈے کے جیسے ہوتے ہیں اور ان کے اینڈز جو ہیں وہ ٹیپرنگ ہوتے ہیں. اینڈز جو ہیں وہ ان کے نوکیلے ہوتے ہیں. ہر اسپور کے اندر جو ہے وہ کنسٹرکشن پائی جاتی ہے سینٹر میں, یعنی یہ سینٹر سے جو ہے وہ تھوڑا سا شرنک ہو جاتا ہے. ایچ ٹیلیڈوسپورز کے اندر نیوکلیائی اور ایک جرم پور موجود ہوتا ہے. ہوا کے ذریعے یہ پھیل جاتے ہیں. ٹیلیڈوسپورز جو ہیں وہ فوراً سے گرو نہیں کرتا. ویٹ کراپ ہم جب ہارویسٹ کر لیتے یعنی ہم نے جو ہے وہ گندم کی فصل کاشت کر لی تو ٹیلیڈوسپورز جو ہیں وہ گندم کی فصل کاشت کرنے کے دوران سوئل پر گر جاتے ہیں گندم کے پتوں سے اور وہاں پہ سوئل کے اندر وہ ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں اور فردر جو ہے وہ ہاٹ اور جو ونٹر سیزن ہوتا ہے اس کو گزارتے ہیں اور نیکسٹ سیزن میں جب ہم اسی زمین کے اوپر نیو فصل بوئیں گے تو ان کے اندر یہ دوبارہ سے ڈیزیز کاز کرنا شروع کر دیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے بیسیڈیل سٹیج. یعنی اس سٹیج میں ہم بیسیڈیوسپورز ڈیولپ کریں گے. ٹیلیڈوسپورز جو ہے وہ جرمینیٹ کرتے ہیں نیکسٹ سپرنگ سیزن میں سوئل کے اوپر, کیونکہ پریویس سٹیج میں یہ سوئل کے اوپر گر گئے تھے گندم کی فصل کاشت کرنے کے دوران, تو اب یہ سوئل کے اوپر ہی جرمینیشن سٹارٹ کریں گے. ہر ٹیلیڈوسپور کے اوپر ایک جرم ٹیوب ہوتی ہے جس سے فردر پرومائسیلیم بنتا ہے جس کو ہم ایپی بیسیڈیم بھی کہتے ہیں. فردر جانے سے پہلے میں آپ کو ڈائیگرام بتا دوں بیسیڈیل سٹیج کی. تو یہ ہمارے پاس ہے ٹیلیڈوسپور جو کہ بیزوی ہوتا ہے. دونوں اینڈز اس کے نوکیلے ہوتے ہیں. اس کے اندر دو نیوکلیائی ہوتے ہیں. دونوں نیوکلیائی آپس میں فیوز کر دیتے ہیں اور جرمینیشن سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر کہتے ہیں ہم ایپی بیسیڈیم. اب یہ جو ایپی بیسیڈیم ہے اس کے اندر فردر جو ہے وہ ڈویژن ہوتی ہے اور اسٹیگمیٹا بنتا ہے اور چار جو سیلز ہیں وہ اسٹیگمیٹا کے ذریعے باہر جو ہے وہ ریلیز ہو جاتے ہیں اور اس طرح بیسیڈیوسپورز بن کے سیپریٹ ہو جاتے ہیں. تو بیسیڈیل سٹیج کے اندر بنتے ہیں بیسیڈیوسپورز. ہر سیل کے اندر دو نیوکلیائی ہوتے ہیں جو کہ فیوز ہو کے ڈپلوئڈ نیوکلس بنا دیتے ہیں. اسی ڈایاگرام کو جو ہے فردر آپ کو بتا رہی ہوں. ڈپلوئڈ نیوکلس کے اندر میوسس ہوتی ہے اور 4 ہیپلوئڈ نیوکلیائی بنتے ہیں. سائٹوپلازم اور 4 نیوکلیائی جو ہے وہ ایپی بیسیڈیم سے مائگریٹ کر کے باہر کی طرف آ جاتے ہیں. ٹرانسفر سیپٹا یعنی کراس وال جو ہے وہ چاروں سیلز میں جو ایپی بیسیڈیم ہوتا ہے اس میں ڈیولپ کر کے اسٹیگمیٹا بنا دیتی ہے. ہر سیل کے اندر ایک سنگل نیوکلیس ہوتا ہے اور ہر سیل اسٹیگمیٹا یعنی اسٹاک لائک اسٹرکچر ڈیولپ کرتا ہے. بیسیڈیوسپورز جو ہیں وہ ہر اسٹیگمیٹا کے اوپر بن جاتے ہیں اور پھر بیسیڈیوسپورز جو ہیں فردر ہوا کے ذریعے ڈسپرس ہو جاتے ہیں, پھیل جاتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس اسٹیج ہے پکنیل اسٹیج. اس اسٹیج کے اندر پکنیڈیوسپورز بنتے ہیں. بیسیڈیوسپورز جو ہیں اب سیکنڈ ہوسٹ یعنی بارلے کو اٹیک کرے گا. اس کے لیف کے اوپر جو ہے وہ ہوا کی مدد سے گر جائے گا. وہاں پہ جرمینیشن سٹارٹ کرے گا اور جرم ٹیوب بنائے گا. جرم ٹیوب جو ہے وہ بارلے کے لیف کی ایپیڈرمس کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو جائے گا کیوٹیکل سے پینیٹریٹ ہوتا ہوا. اب جرم ٹیوب جو ہے وہ فردر 4 سے 6 سیل جو ہے وہ ڈیولپ کرے گی. یہ سیل جو ہیں وہ مونوکیریوٹک ہوتے ہیں اور ہر ڈائریکشن میں لیف میں پھیل جاتے ہیں. یعنی بارلے کا لیف جو ہے اب اس کی وجہ سے بیسیڈیوسپور کی جرمینیشن کی وجہ سے
इन्फेक्ट होगा। ये हाइफी जो है लीफ सेल्स के मेसोफिल सेल्स तक जो है वो फैल जाते हैं और वहाँ पे होस्टोरिया डेवलप करते हैं, यानी होस्ट टिश्यूज़ से फूड को या न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए ये होस्टोरिया डेवलप करते हैं। होस्टोरिया रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पैरासाइट अपने होस्ट के अंदर डेवलप करता है खुराक हासिल करने के लिए। मोनोकैरियोटिक हाइफी जो हैं वो एक नोट बनाते हैं लीफ की एपिडर्मिस के अपर सरफेस के ऊपर। अब ये नोट लाइक जो मैस होता है हाइफी का, ये फर्दर चेंज हो जाता है फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर के अंदर। इस फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर को हम पिक्नीडिया या फिर स्पर्मेटेंजिया कहते हैं। स्पर्मेटेंजिया जो है वो ओपन होता है एपिडर्मिस से बाहर की तरफ और उस ओपनिंग को हम ओस्टियोल कहते हैं। स्पर्मेटेंजिया जो है वो दो तरह की स्ट्रक्चर्स बनाता है, पिक्निडियोस्पोर्स एंड रिसेप्टिव हाइफी। पहले हम देखते हैं पिक्निडियोस्पोर्स कैसे बनते हैं। तो स्मॉल हाइफी जो है वो स्पर्मेटेंजिया के अंदर की तरफ डिवेल्प होती हैं। ये हाइफिया हैप्लॉइड पिक्निडियोस्पोर्स बनाती हैं और ये ओस्टियोल यानी उस फ्लास्क शेप ओपनिंग से बाहर निकल आती हैं और इंसेक्ट्स की मदद से ये डिस्पर्स होती हैं, यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं, हशरात होते हैं, वो इन पिक्निडियोस्पोर्स को स्प्रेड होने में, फैलाने में हेल्प करते हैं। रिसेप्टिव हाइफी, तो बहुत सारे पैराफाइसिस जो हैं वो स्ट्यूल से बाहर निकलते हैं। पैराफाइसिस मतलब के ब्रांचेस जिन्हें हम कहते हैं, और सम ऑफ दैम इसमें से क्या होती हैं, रिसेप्टिव हाइफी। तो ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ये है बार्ले लीफ का स्ट्रक्चर। ये जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं पिक्नीडिया या फिर स्पर्मेटेंजिया। स्पर्मेटेंजिया में क्या बन रहे हैं, पिक्निडियोस्पोर्स, और ये जो ब्रांचेस नज़र आ रही हैं इनको बोलते हैं रिसेप्टिव हाइफी। और इसकी हाइफी जो है पूरी बार्ले लीफ के मेसोफिल सेल्स तक फैली हुई है। नेक्स्ट लास्ट स्टेज है हमारे पास एशियल स्टेज। स्पर्मेटियम जो है वो रिसेप्टिव हाइफी के ऊपर अटैच होते हैं ऑपोजिट सेक्सुअल स्ट्रेन के साथ, यानी प्रीवियस आपको जो है वो डायग्राम ये नज़र आ रही है। तो ये भी रिसेप्टिव हाइफी है ब्रांचेस और ये भी रिसेप्टिव हाइफी है। तो दोनों ऑपोजिट रिसेप्टिव हाइफी जो है वो आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगी। और इनके न्यूक्लियस जो है वो रिसेप्टिव हाइफी में इंटर हो जाएंगे। न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड सेवरल टाइम, अब न्यूक्लियस जो है वो बहुत दफ़ा डिवाइड करेगा और जो डॉटर न्यूक्लियाई होंगे वो माइग्रेट कर जाएंगे हाइफी के अंदर रिसेप्टिव ट्यूब से, यानी दोनों रिसेप्टिव हाइफी जो हैं वो अपने अपने न्यूक्लियस को फ्यूज़ करवाने के बाद एक ट्यूब के ज़रिए न्यू हाइफी के अंदर इस न्यूक्लियस को माइग्रेट कर देंगी। इसके अलावा ये होल हाइफी बन जाएगा डाइकैरियोटिक, यानी दो न्यूक्लियस वाला हाइफी अब डेवलप हो जाएगा। डाइकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं जो कि फर्दर ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं लीफ की लोअर एपिडर्मिस के नीचे, यानी अब लोअर एपिडर्मिस जो है उसके ऊपर ये 5th स्टेज कंप्लीट होगी। ये सेल्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड होकर चेन ऑफ सेल्स बनाते हैं। चेन का हर सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करता है और दो सेल बनाता है, लार्जर सेल और स्मॉलर सेल। लार्जर सेल जो है ये बाइन्यूक्लिएट एशियोस्पोर्स बनाता है और स्मॉलर सेल जो है वो बना देता है डिसजंक्शन सेल। डिसजंक्शन सेल जो है ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, रप्चर हो जाता है और इस तरह एशियोस्पोर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सम सेल्स जो हैं वो बेस में जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड करते हैं और वो वाल बनाते हैं जिसको हम पेरिडियम कहते हैं। और ये पेरिडियम जो है वो एशियोस्पोर के मैस के इर्द गिर्द, यानी जिस जगह पे एशियोस्पोर्स बन रहे होते हैं उसके इर्द गिर्द जो है ये पेरिडियम वाल मौजूद होती है, वहाँ पे बन जाती है। एशियोस्पोर्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो पेरिडियम जो है वो, यानी जो वाल होगी एशियोस्पोर्स के इर्द गिर्द, वो फट जाती है, रप्चर हो जाती है और कप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनता है जिसको हम एसिडियम कहते हैं। एसिडियोस्पोर्स जो हैं वो हवा के ज़रिए डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये डायग्राम है, ये है बार्ले लीफ की लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस के ऊपर ये देखें फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया है और फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर में ये जो अंदर की तरफ हैं जुड़े हुए मैस ऑफ एसिडियोस्पोर्स हैं। एसिडियोस्पोर्स के दरमियान में है डिसजंक्शन सेल्स। तो डिसजंक्शन सेल्स जो है ये स्मॉलर सेल है, एसिडियोस्पोर्स जो है ये लार्जर सेल्स हैं। अब क्या होता है, जैसे ही एसिडियोस्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो डिसजंक्शन सेल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और एसिडियोस्पोर्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और हवा के ज़रिए डिस्पर्स हो जाते हैं। एसिडियोस्पोर के मैस के पीछे की तरफ जो है बेसल सेल्स होते हैं। ये बेसल सेल्स जो हैं ये
وال بناتے ہیں سیڈیوسپور کے میس کے ارد گرد. اس وال کو ہم بولتے ہیں پیریڈیم. نیکسٹ جو ہے سیڈیوسپورز ہیں وہ فردر ویٹ پلانٹ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. تو سیڈیوسپورز ہیں وہ نیو ویٹ پلانٹ کے اوپر اٹیک کریں گے. ان کے ویٹ پلانٹ کی سرفیس کے اوپر یہ گر جائیں گے اور وہاں پہ جرمینیشن سٹارٹ کریں گے, جرم ٹیوب بنائیں گے اور اسٹومیٹا کے ذریعے لیف کے اندر انٹر ہو جائیں گے اور پھر سے کیا بنائیں گے, ایپریسوریم, جو ہم نے فرسٹ سٹیج میں پڑھا تھا. ایپریسوریم جو ہے پھر سے کیا پروڈیوس کرے گا, یوریڈوسپورز, اور اس طرح اس کا لائف سائیکل کمپلیٹ ہو جائے گا اور نئے سرے سے ایک اور لائف سائیکل سٹارٹ ہو جائے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن.